इस चैप्टर में हम बात करेंगे सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट के बारे में और कोलिजन के बारे में। कोलिजन के बारे में काफ़ी कुछ बातें हम पहले न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में सेकंड लॉ में कर चुके हैं और वर्क पावर एनर्जी में भी इसका जो बेसिक डिस्कशन है वो हो चुका है। एक डिटेल डिस्कशन इस चैप्टर में हम और देखेंगे। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां पर कि हम अज्यूम करते हैं कि टोटल मास उसका कंसंट्रेटेड होता है। जैसे कि आपने वर्क पावर एनर्जी में चेन वाला क्वेश्चन देखा, जहां पर हमने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चेन को पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस किया, ये अज्यूम करते हुए कि उसका सारा मास कहाँ कंसंट्रेटेड है, उसके सेंटर ऑफ मास पे। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ जो एक ऑब्जेक्ट का होता है वो एक पॉइंट होता है जो पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, और ये उसी तरीके से मूव करता है जैसे कि कोई पॉइंट मास मूव करता, जिसका कि मास बॉडी के मास के बराबर होता। और जब इसको कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस को एक्ट किया जाते हैं इसके ऊपर, तो ये उसी तरीके से हमें मोशन की इंफॉर्मेशन देता। अब सेंटर ऑफ मास को दो तरीके से निकाला जाता है, एक होता है डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम के लिए, एक होता है कंटिन्यूस पार्टिकल सिस्टम के लिए। डिस्क्रीट पार्टिकल का मतलब है जहां पर कि हम पार्टिकल्स को 1 2 3 ऐसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। कंटिन्यूस मास होता है जैसे रिंग, डिस्क, हेमीस्फेयर, सॉलिड स्फेयर एट्सेट्रा। तो वहाँ पे हम m1 m2 नहीं कह सकते क्योंकि सभी पार्टिकल्स जो हैं वो इक्वल मास के हैं, और हम पार्टिकल का साइज़ क्या लें ये डिसाइड नहीं होता। तो पहले हम डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम देख रहे हैं, उसमें सबसे सिंपल सिस्टम देख रहे हैं, टू पार्टिकल सिस्टम। दो पार्टिकल हैं, उनके पोजीशन वेक्टर हमें दिए हैं ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर होगा m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर हम ये कहते हैं कि उन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बताने का। अगर हम पहले पार्टिकल से यानी m1 से पोजीशन बताना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे सामने वाले का मास अपॉन टोटल मास इनटू बीच का डिस्टेंस। इसी तरीके से अगर दूसरे को ओरिजिन मानते हुए हम सेंटर ऑफ मास का पोजीशन लिखते हैं, तो हम लिखेंगे सामने वाले का मास दैट इज m1 इनटू बीच का डिस्टेंस अपॉन टोटल मास। अगर एक से ज़्यादा पार्टिकल हमें दिए जाएं, तो जैसे हमें मान लीजिए x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो हम m1 x1 m2 x2 करते जाएंगे अप टू mn xn और अपॉन टोटल मास। इसी तरीके से ycm, इसी तरीके से zcm, तो हमें सेंटर ऑफ मास के एक्स वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। अगर हमें कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के लिए करना है, तो हमें क्या करना होगा? उस केस में हमारे पास m1 m2 नहीं है, तो हम अज्यूम करेंगे एक एलिमेंट्री पार्टिकल जिसका मास हम मानेंगे dm, उसका पोजीशन वेक्टर लिखेंगे r, और फिर हम इसे इंटीग्रेट करेंगे और डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ बॉडी कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। कई बार लोग सेंटर ऑफ मास को सेंटर ऑफ ग्रेविटी से भी कंफ्यूज करते हैं। तो देखिए, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां पर कि टोटल मास कंसंट्रेटेड होता है, जबकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहां पर कि हम अज्यूम करते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ जो है वो बॉडी पर लग रहा होगा। ऑब्वियसली दोनों पार्टिकल जो हैं वो सेम पोजीशन पे नहीं है। सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, हमने दो अलग पॉइंट हैं ये क्लियरली बताने की कोशिश यहाँ पर करी है। कोइंसाइड कर सकते हैं वो एक अलग बात है। अब कंटिन्यूस मास सिस्टम के लिए कुछ वैल्यूज़ हैं जो हमें याद होनी चाहिए ताकि क्वेश्चन को हम स्पीडली कर सकें। जैसे सेमी सर्कुलर रिंग अगर हमें दिया हो, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? तो अगर हम इसे ओरिजिन माने सेंटर को, तो उसका सेंटर ऑफ मास होगा 2r अपॉन पाई पर, इस वाली लाइन पर जोड़ने पर। और अगर ये सेमी सर्कुलर डिस्क है तो ये होगा 4r अपॉन 3 पाई पर। यहाँ पर हमने पूरी रिंग नहीं ली है, पूरी डिस्क नहीं ली है, क्योंकि वो ज़रूरत नहीं है। हमें पता है ज्योमेट्रिक सेंटर पे ही उसका सेंटर ऑफ मास लाए करेगा। इसी तरीके से हेमीस्फेरिकल शेल हमको दिया है यानी हॉलो है, तो उसका सेंटर ऑफ मास लाए करेगा r/2 पर। अगर सॉलिड हेमीस्फेयर है तो उसका सेंटर ऑफ मास लाए करेगा 3r/8 पर। अगर सॉलिड कोन है तो उसका सेंटर ऑफ मास लाए करेगा h/4 पर। हॉलो कोन है तो उसका सेंटर ऑफ मास लाए करेगा h/3 पर। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें कहा है तीन बॉडीज हैं, तीनों के मासेस इक्वल हैं, उनको अलग अलग पोजीशन पे हमने रखा है। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास हमको निकालने के लिए कहा गया है। तो मैंने बताया था आपको क्या करना है। RCM के लिए m1 r1 m2 r2 प्लस m3 r3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। तो यहाँ जो भी मास हम अज्यूम करेंगे, R1 तो ऐसा है कि वो ज़ीरो हो जाएगा, M2 और R2 और M3 R3 में M आएगा,
तो ऊपर m आएगा, नीचे 3m आएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली क्या बचेगा, ऊपर बचेगा a आई कैप प्लस a बाय टू आई कैप प्लस a√3/2 j कैप, और नीचे डिवीजन में बचेगा आपका 3। तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस a/2 3a/2, तो 3a/2 आई कैप प्लस a√3/2 j कैप डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमें कितना मिलेगा, ये मिलेगा a/2 आई कैप प्लस यहाँ √3 यहाँ 3, तो क्या हो जाएगा a/2 j कैप। ये आए हमारे सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट। दूसरा क्वेश्चन है जिसमें कहा है कि डिस्क है रेडियस r का, कट ऑफ किया है फ्रॉम अ यूनिफॉर्म थिन शीट ऑफ मेटल, सर्कुलर होल ऑफ रेडियस r/2 हमने से इसमें से कट किया है, और फिर हम होल को टेंजेंट टू द रिम ऑफ द डिस्क रखते हैं। तो हमसे पूछा है डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ओरिजिनल डिस्क क्या होगा। तो यहाँ पे जो सिचुएशन बन रहा है वो कुछ ऐसा है कि ये आपका डिस्क है और ये आपका होल है, इस तरीके से आपने इसको कट किया है। तो ये डिस्क का मास है और ये होल आपने कट कर दिया है, तो आपसे डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछा है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ओरिजिनल डिस्क। तो देखिए ऐसे सवालों को हम क्या करते हैं, ये है कटिंग के क्वेश्चन, इसमें हम सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, पहली बात तो ये है कि एक्स और वाई अगर हम एक्सिस ले लें तो पक्की बात है सेंटर ऑफ मास हमें एक्स एक्सिस पे ही मिलने वाला है। रीज़न बीइंग दैट कि अगर हम देखें तो हमारी ओरिजिनल डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहाँ था और हमारी जो हमने होल कट किया है उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ था। क्योंकि हमने इसको कट कर दिया है तो सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पर कहीं लाए करेगा, वाई पर लाए नहीं करेगा। तो कुल मिला के हमें पहले तो ये देखना है कि हमें फोकस कहाँ करना है, तो हमें एक्सीएम पे फोकस करना है। एक्सीएम पे फोकस करने के लिए हम पार्टिकल्स के अलग अलग एक्स निकाल लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि कटिंग से पहले हमारी डिस्क का मास था m1, वो कितना था, तो मास पर यूनिट एरिया मान लेते हैं सिग्मा, तो इसका मास था सिग्मा पाई आर स्क्वायर। दूसरा जो हमने होल काटा है उसका मास कितना था, तो सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर बाय 4, क्योंकि वो r/2 रेडियस का होल हमने किया है। अगर इसका पोजीशन देखें सेंटर ऑफ मास का, तो ओरिजिनली ये ज्योमेट्रिक सेंटर पे ही था। इसका पोजीशन देखें तो इसका पोजीशन कहाँ पे था, r/2 इसका रेडियस है तो ऑब्वियसली r/2 पर था। तो अब हमें क्या करना है, एक्सीएम के लिए हम लगाएंगे m1 x1 माइनस m2 x2 अपॉन m1 माइनस m2। यहाँ पे जोड़ने की बजाय हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो सॉल्व करने पर ये हमें मिलेगा r/6। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। तो लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं न्यूटन सेकंड लॉ में। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि अब जो लीनियर मोमेंटम हम लिख रहे हैं, तो मोमेंटम ऑफ बॉडी इज एक्चुअली द मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। बात वही रहेगी कि टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल चेंज नहीं हो सकता अगर केवल इंटरनल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, यानी एक्सटर्नल फोर्सेस का सम अगर ज़ीरो है यानी केवल इंटरनल फोर्सेस प्रेजेंट हैं, तो उस केस में मोमेंटम ऑफ सिस्टम जो है वो कंजर्व रहेगा। जैसे कि एग्जांपल है फायरिंग अ बुलेट फ्रॉम अ गन। मान लीजिए एक गन से हम बुलेट फायर करते हैं। बुलेट का मास है m, गन का मास है कैपिटल M। हमसे कहा कि रिकॉयल वेलोसिटी बताओ जिससे कि आपका गन रिकॉयल करेगा। इसमें यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि गन रिकॉयल करता है तो रिकॉयल वेलोसिटी बताओ। तो इसके लिए हमने क्या लगाया, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया। फायरिंग से पहले क्या था, गन और बुलेट दोनों रेस्ट में थे। बाद में क्या हुआ, आपका बुलेट जो था वो v वेलोसिटी से गया और आपका गन जो है वो कैपिटल V वेलोसिटी से रिकॉयल किया। तो ये जो रिकॉयल वेलोसिटी है इसको VR लिख देते हैं। तो VR का वैल्यू क्या आया, माइनस mv अपॉन कैपिटल M। तो ये हमें बता रहा है कि जिस डायरेक्शन में हमने बुलेट फायर किया है उसके उल्टी डायरेक्शन में हमारे गन को वेलोसिटी मिलेगी, यानी गन रिकॉइल करेगा। यहाँ काइनेटिक एनर्जी के रेशियो की बात अगर हम करें तो उसके लिए हम रिलेशन यूज़ करते हैं कौन सा, काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो p²/2m के बराबर होता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट का रेशियो अगर हम लें तो वो लेस देन 1 आएगा, क्योंकि इनके रेशियो में मोमेंटम तो दोनों का सेम होगा। आपकी जो गन थी वो भी रेस्ट में थी और बुलेट भी रेस्ट में थी, तो इनिशियल मोमेंटम 0 था। अब बुलेट का जो भी मोमेंटम आया प्लस गन का मोमेंटम आया इक्वल टू 0,
यानी गन और बुलेट के मोमेंटम मैग्नीट्यूड में क्या होंगे, इक्वल, इसलिए वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, इसलिए रेशो हमें ऐसा मिलेगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन फॉर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें। आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं और क्वेश्चंस के सोल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।